हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12 मैथ्स के बारे में। और क्लास 12 मैथ्स में हम लोग अभी डिस्कस कर रहे हैं 5 नंबर वाले क्वेश्चन को, जिसको बोलते हैं लॉन्ग क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। तो कुछ क्वेश्चन भी हम लोग प्रीवियस वीडियोस में किए थे, आज उसी को प्रोसीड करेंगे और आज देखेंगे कि क्या क्या और लेवल हो सकता है क्वेश्चन का जो एग्जाम में पूछ सकता है। तो चलिए बिना लेट के हुए स्टार्ट करते हैं आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर पे। और स्टार्ट करने से पहले आप लोग के बीच एक शेयर अर्ज है, वो शेयर कौन सा है? तो जब आप लोग को देखिएगा ना ब्रेकअप होने वाला, उस समय मारना है। क्या मारना है आपको सर? कि तुम्हें पाने के लिए कुछ भी कर सकता हूं, तुम्हें पाने के लिए कुछ भी कर सकता हूं, तेरे प्यार में जी और मर सकता हूं, फिर भी तू ना मिले तो कोई गम नहीं, यही फॉर्मूला दूसरे पे भी कर सकता हूं। समझ में आया? तो इसी के साथ आज के क्लास का शुभारंभ करते हैं। आज देखते हैं क्वेश्चन का लेवल क्या क्या है और जो कैसा लगा वो बताइएगा। शायरी जिसको बोल रहे हैं आप। देखिए सबसे पहले का क्वेश्चन में कह रहा है कि a बराबर इतना दिया हुआ है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a इनवर्स। a इनवर्स निकालना सबसे पहला क्वेश्चन मेरा यही है। तो सबसे पहले हम लोग a इनवर्स निकालते हैं, है ना। अब a इनवर्स निकालने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा हमको? तो देखना पड़ेगा डिटरमिनेंट ऑफ a जो है सो 0 के इक्वल है या नहीं। अगर 0 के इक्वल रहा तो इनवर्स निकलेगा नहीं, और अगर नहीं रहा तो निकल जाएगा। तो निकालते हैं सबसे पहले डिटरमिनेंट ऑफ a। अब देखिए बाबू ये क्वेश्चन लंबा है, हल्का सा बताने में समय लगता है, तो आप लोग घबराइएगा नहीं, क्योंकि खुद बनाना रहता तो तुरंत बन जाता 5 या 6 मिनट में। बताना रहता, समझाना रहता तो ये लंबा जाएगा, लेकिन क्वेश्चन का लेवल जो है सो आपको हूबहू एग्जाम में देखने को मिलेगा बाबू, ये याद रखिएगा बचवा। आप देखिए यहां डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालते हैं, निकालिए फटाफट। ये हो गया आपका 1, ये कॉलम और ये रो को डिलीट करेंगे तो क्या बनेगा? माइनस का 1। ये देखिए ये कॉलम और ये रो को डिलीट करेंगे तो ये बनेगा माइनस का 1, यहां लिखिए माइनस का 1, और ये क्या बनेगा? माइनस का 2, है ना। फिर हो जाएगा माइनस का 2, और ये कॉलम और ये रो को डिलीट करेंगे तो माइनस का 2, और ये हो जाएगा 0, तो ये हो गया माइनस का 2। सॉल्व करते हैं बाबू इसको। ये क्या हो गया? -3, ये हो गया आपका माइनस का 3, और ये क्या हो गया? प्लस का 4। 4 में 3 जगह क्या बचेगा? 1, ये हो गया 1। तो यहां फिर आपका अंग्रेजी भांज देना, क्या भांजना? कि चूंकि डिटरमिनेंट ऑफ ए जो है सो आपका 0 के इक्वल नहीं है। ऐसे नहीं लिखते हैं कि चूंकि डिटरमिनेंट ऑफ ए जो है सो आपका 0 के इक्वल नहीं है, इसीलिए आपका ए इनवर्स जो है सो एग्जिस्ट करेगा। अब जब ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा बच्चा लोग, तो कुछ ना कुछ तो वैल्यू आएगा ए इनवर्स का। तो ए इनवर्स निकालने के लिए क्या करेंगे? हमको पहले एडजॉइंट ऑफ ए निकालना पड़ेगा, और एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए हम लोग को कोफैक्टर निकालना पड़ेगा। तो फटाफट कोफैक्टर निकालते हैं। a11 है ना, a11 लिखे बाबू। तो a11 लिखे, साइन क्या होगा? पॉजिटिव, क्योंकि 1 + 1 क्या होता है? 2, और 2 है क्या मेरा? इवन नंबर। 1 निकालते हैं, a11 तो निकला हुआ मेरा -3, तो यहां लिख दिया -3। फिर निकालते हैं a12 साइन क्या होगा? नेगेटिव का, तो साइन नेगेटिव डाल दिया, और a12 भी निकाला क्या? -2, तो ये हो गया मेरा +2, है ना, +2। और a13 निकालते हैं, साइन क्या होगा मेरा? पॉजिटिव का, अब पॉजिटिव रहने दिए साइन। तो देखिए ये कॉलम और ये रो को डिलीट करेंगे तो क्या बचेगा? ये बनेगा 2 और माइनस का 0, ये 2 माइनस का 0 तो क्या होगा? 2, यहां लिख दिए 2। ये क्या मेरा निकला? a13। उसी तरह से a21 निकालिए। a21 निकालेंगे तो साइन में क्या होगा? नेगेटिव का, क्योंकि 2 + 1 क्या होता है? ऑड नंबर। 3 ऑड नंबर है, तो साइन क्या होगा? नेगेटिव का। 21 निकालिए फटाफट। ये रो और ये कॉलम को डिलीट करेंगे तो ये क्या बनेगा? 2 × 2, और ये 0, तो ये हो गया मेरा 2, है ना। उसी तरह से a22 निकालते हैं। जब 22 निकालेंगे बाबू तो साइन में क्या होगा? पॉजिटिव का। 22 निकालिए, ये रो और ये कॉलम को डिलीट करेंगे तो क्या बनेगा? 1, और ये हो गया 0, तो ये हो गया 1। उसी तरह से a13 जब निकालेंगे, 13 नहीं 23 जब निकालेंगे तो साइन तो मेरा क्या होगा? नेगेटिव का, तो साइन नेगेटिव डाल दिए। ये रो और ये कॉलम को डिलीट कर देंगे, ये रो और ये कॉलम को डिलीट कर देंगे तो यहां बचेगा -1 और -0, और माइनस पहले से बाबू तो ये जाएगा +1, है ना। ये 23 निकला। अब a31 निकालते हैं इसी तरह। a31 निकालेंगे तो साइन क्या होगा? पॉजिटिव ही। 31 निकालिए, ये रो और ये कॉलम को डिलीट करेंगे तो क्या बचेगा? -4 और -0, तो -4 हो गया, है ना, -4। उसी तरह से a32 निकालते हैं। जब 32 निकालेंगे बच्चा लोग तो साइन में क्या होगा? नेगेटिव का, क्योंकि 3 + 2 5 होता है, 5 मेरा ऑड नंबर है। तो 32 निकालते हैं, ये रो और ये कॉलम को डिलीट करेंगे तो क्या बनेगा? ये हो जाएगा -2। देखिए ये रो और ये कॉलम को डिलीट कर रहे हैं तो -2 और 0, और -2 यहां माइनस पहले से हो गया +2। उसी तरह से a33 निकालते हैं। जब a33 निकालेंगे बाबू लोग तो क्या होगा? ये रो और ये कॉलम डिलीट, तो क्या बनेगा? -1 और +4 बनेगा कि नहीं? ये रो और ये कॉलम को डिलीट करेंगे जब, तो ये क्या बनेगा? -1 और +4, और 4 में एक जगह क्या बचेगा? 3, तो ये हो गया मेरा 3। ये क्या निकला बाबू मेरा? तो ये
निकला कोफैक्टर। जब कोफैक्टर निकला बाबू तो हम लोग को एडजॉइंट ऑफ ए भी निकल गया, क्योंकि हम लोग को पता है, क्या पता है, क्या पता बोलिए, तो पता यही है कि आपका एडजॉइंट ऑफ ए जो है, एडजॉइंट ऑफ ए ये क्या होता है, तो ये होता है जो आप निकाले कोफैक्टर, कोफैक्टर का किक निकाले तीन, माइनस का 3 2 2, तो माइनस का 3 2 2, फिर क्या है, तो माइनस का 2 1 और 1, माइनस का 2 1 और 1, फिर क्या है, तो माइनस का 4 2 और 3, तो माइनस का 4 2 और 3 है ना, माइनस का 4 2 और 3। अब ये जो कोफैक्टरवा निकाले इसका क्या करना पड़ता है, ट्रांसपोज। जब इसका ट्रांसपोज करेंगे तो मेरा एडजॉइंट ऑफ ए निकल जाएगा। कीजिए रे बच्चे वालों को इसको ट्रांसपोज, ट्रांसपोज करेंगे तो क्या होगा, माइनस का 3 2 2, माइनस का 3, जो रोवर है, ट्रांसपोज क्या होता है, तो ट्रांसपोज होता है जो रोवर है उसको कॉलम बना देना, जो कॉलम है उसको रो बना देना, मतलब ये ऐसे लेंगे खड़ा, इसको ऐसे सीधा खड़ा कर देना। ये हो गया माइनस का 3 2 2, फिर क्या हो जाएगा, माइनस का 2 माइनस का 2 माइनस का 2, फिर क्या होगा 1 1 है ना, माइनस का 2 1 1, और फिर क्या हो जाएगा माइनस का 4, तो माइनस का 4, और फिर आपका हो जाएगा 2 और 3, माइनस का 4 2 और 3, ये कर दिया, माइनस का 3 2 2, माइनस का 2 1 1, और माइनस का 4 2 3, ये निकल गया मेरा क्या चाहिए, एडजॉइंट ऑफ ए। अब बाबू बता, जब एडजॉइंट ऑफ ए निकल गया तो ये इनवर्सवा नहीं निकला, ए इनवर्सवा क्या होता है, तो ये इनवर्सवा होता है 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए और इनटू में एडजॉइंट ऑफ ए, यही होता है। अब 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना निकला हुआ है 1 है, तो डिनोमिनेटर में या नोमिनेटर में 1 लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है गुना में जब रहेगा तो मिला जुला के एडजॉइंट ऑफ ए कितना निकाले हैं, तो एडजॉइंट ऑफ ए निकाले हैं माइनस का 3 2 2, और फिर निकाले माइनस का 2 1 1, और फिर निकाले माइनस का 4 2 3, और ये क्या निकल गया मेरा एडजॉइंट ऑफ इनवर्स ऑफ ए। पहले का क्वेश्चन में तो हमको इतना ही पूछा कि इनवर्स निकालिए, इनवर्स निकालिए, उसके बाद क्या पूछा बाबू कि यूजिंग ए इनवर्स, ये इनवर्स का यूज करके सॉल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, इस लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना है। अब देखिए ये लीनियर इक्वेशन को जब सॉल्व करते हैं बाबू मैट्रिक्स मेथड से, तो हम लोग 3 मानते थे मैट्रिक्स, ए कौन क्या क्या मानते थे, तो ए मानते थे, बी मानते थे और एक्स मानते थे, है ना, तो ए यूज हुआ यहां, तो इसको सी और डी मान लेते, चलिए सी मानते हैं। जब C मानेंगे बाबू लेट C बराबर, तो C क्या रहता था, तो C रहता था मेरा एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट हुआ, तो यहां क्या 1 माइनस का 2 और 0, तो यहां लिख देना 1 माइनस का 2 और 0 है ना, यहां 1 माइनस का 2 0, यहां क्या है 2 माइनस का 1 माइनस का 1, तो ये हो गया 2 माइनस का 1 और माइनस का 1 है ना, और फिर यहां क्या है, तो यहां है 0 माइनस का 2 1, तो ये हो गया 0 माइनस का 2 और 1, 0 माइनस का 2 और 1, ये क्या निकला मेरा C, और D मानते थे, D क्या होता था बाबू, तो जो बराबर के साथ दिया हुआ रहता वो D रहता है, तो D ये क्या हो गया, कोई सा भी दूसरा मैट्रिक्स मानते थे, तो ये हो जाएगा, नाम डाल दिए हम D यहां, तो ये हो जाएगा 10 8 और 7, तो यहां लिख दिया हम 10 8 और 7, और फिर एक मैट्रिक्स को मानते थे जिसका वैल्यू हमको निकालने का रहता था, तो यहाँ है किसमें दिया, एक्स वाई जेड में, तो एक्स वाई जेड मान लिए बाबू लोग, ये 3 वेरिएबल या 3 मैट्रिक्स जिसको बोलते हैं वो मान लिए हम, यहां तक कोई दिक्कत। अब देखो बाबू इसका शकल सूरत ना इसके जैसा कुछ कुछ मैच कर रहा है, डिफरेंस क्या हो रहा है सो देखिए। अगर हम इसका ट्रांसपोज करेंगे तो क्या होगा 1 2 0 1 2 0 दिया, माइनस का 2 माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 2 माइनस का 1 माइनस का 2, 0 माइनस का 1 1 0 माइनस का 1 1, मतलब ये मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करेंगे तो वापस इसके इक्वल हो जाएगा, या इसका ट्रांसपोज करेंगे तो इसके इक्वल हो जाएगा। अब देखिए आप लोग को एक चीज पता होगा, क्या पता होगा कि चूंकि यहां लिख देते हैं चूंकि कि ए ट्रांसपोज पहले कीजिए और फिर उसका इनवर्स निकालें बाबू, ये आपका इक्वल होता है, किसके इक्वल होता है कि पहले इनवर्स वन निकाल लीजिए और ट्रांसपोज कीजिए, ये चीज आपको पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए कि पहले कोई सा भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालिए और फिर उसका इनवर्स निकालिए, ये इक्वल होता है, किसके इक्वल होता है कि वो मैट्रिक्स का पहले इनवर्स निकाल के फिर ट्रांसपोज कीजिए। जब ये चीज पता रहा बाबू तो बताओ ये ट्रांसपोज किसके साथ इंटररिलेशन कर रहा है, सी के साथ, इसका मतलब आपका सोच सी इनवर्स में आएगा ना, वो सी इनवर्स। आप देखो बाबू इस इनवर्स का हमको यूज करना है तो जाहिर से बात है तो ये चीज तुमको दोबारा निकालना नहीं पड़ेगा, जब निकालना पड़बे करता तो काहे बोलते हैं इसका यूज करने के लिए, इसका तो हमको निकालना पड़ेगा नहीं। इसका मतलब जो ये सीवा माना है ना ये मैट्रिक्स वा, इसका इनवर्स निकालेंगे तो वो किसी और के इक्वल नहीं आएगा, जो आप ए इनवर्स माने हैं उसका ट्रांसपोज कर दीजिए बस दूसरे के इक्वल आ जाएगा। जो ए इनवर्स निकाले हैं जो इनवर्स इसका ट्रांसपोज कर दीजिए बस उसी के ये इक्वल हो जाएगा। अब बताओ बाबू इनवर्स निकाले उसका ट्रांसपोज के इक्वल कर देंगे तो उसी के इक्वल हो जाएगा, तो ये नहीं बन गया। हम लोग जानते हैं फॉर्मूला, वी नो दैट
और यही लिख देते हैं या इसको हल्का यही लिख देते हैं। वी नो दैट, हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं बच्चों लोग, तो हम लोग जानते हैं कि एक फॉर्मूला होता है x इज इक्वल टू होता है सी इनवर्स और डी माने तो सी इनवर्स डी हो गया। अब सी इनवर्स क्या है बाबू, तो ए इनवर्स का ट्रांसपोज, ए इनवर्स क्या निकला वो निकला, उसका ट्रांसपोज कीजिए, फटाफट कीजिए बाबू लोग। ट्रांसपोज करेंगे तो क्या होगा, माइनस का 3 माइनस का 3 माइनस का 2 और माइनस का 4 है ना, माइनस का 3 माइनस का 2 माइनस का 4, 2 1 2 तो 2 1 और 2 है ना, फिर क्या होगा 2 1 3 तो होगा 2 1 और 3। ये क्या निकला, तो ये निकला मेरा ए इनवर्स का ट्रांसपोज इनटू में डी बोला है तो डी क्या माने बाबू, तो डी देखिए यहां क्या माने, तो डी है 10 8 7 10 8 और 7। बस इसको सॉल्व कर देना। ये x मेरा है क्या बाबू, तो x है मेरा x y और z है ना, इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो बता बाबू ये 3/3 ऑर्डर का, ये 3/1 ऑर्डर का है, तो अगर इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो कौन सा ऑर्डर का आएगा, 3/1 ऑर्डर का आएगा। कीजिए फटाफट मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा माइनस का 30 और प्लस का 8 दूनी का 16 और प्लस का 7 दूनी का 14। फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, माइनस का 20 है ना, माइनस का 20 प्लस का 8 और प्लस का 7। फिर उसको उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, दिख रहा है ना बाबू, कोई दिक्कत है ना, माइनस का 20 और प्लस का 8 और प्लस का 7। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा माइनस का 40 प्लस का 8 दूनी का 16 और फिर हो जाएगा 7 का 21 है ना। अब इसको सॉल्व करते हैं, देखिए 14 और 16 16 4 20 और 10 30, ये 0 हो गया, तो ये आपका 0 हो गया है ना। अब देखिए ये आपको करते सॉल्व 8 7 15 15 और माइनस का 20 तो माइनस का 5 हो गया, ये हो गया माइनस का 5। इसको करते सॉल्व, ये आपका 4 का 40 2 8 16 और 7 का 21, इसको कीजिए सॉल्व। ये आपको इसको जोड़ेंगे बाबू तो 6 और 7 हो गया है ना, 6 1 7 और 2 और 1 3 37 हो गया है ना, 6 और 1 7 2 और 1 3 21 और 6 21 और 6 26 21 और 6 26 होता है, 21 और 6 27 होता है, 10 37 और 37 में माइनस का 3 हो गया। कैलकुलेशन जब भी करते हैं ना बच्चा लोग आप लोग, तो कैलकुलेशन जब भी करते हैं तो आप लोग 2 मिनट समय ले लीजिए, लेकिन वो सही कीजिए फर्स्ट बार में। ये होता क्या कि कैलकुलेशन जब ज्यादा आने लगता है तो हड़बड़ा जाता है स्टूडेंट, तो तुरंत करेक्ट सोचता है। नहीं, आप एक बार समय ले लो, उसको अस्थिर से देख लो, ताकि एक बार में ही बना तो आप सही बना दो, दोबारा उसको चेक करने की आवश्यकता नहीं हो। क्योंकि आप लोग एक बात बता देते हैं कि कोई सा भी क्वेश्चन को चेक करना उतना ही डिफिकल्ट रहता है, उससे आसान रहता है आपको क्या चाहिए, फर्स्ट बार में सही बना दीजिए, वो आपका ज्यादा डिफिकल्ट बन जाता है कि चेक करना कि कहां से गलती है, कहां गलती है। ये हो गया बाबू आपका, ये हो गया 21 और 6 27 37 माइनस का 3। अब बताओ अब यहां से निकलने गया हिंस x का वैल्यू क्या निकल गया, तो x का वैल्यू निकल गया मेरा 0, y का वैल्यू क्या निकल गया, तो y का वैल्यू निकल गया माइनस का 5 और z का वैल्यू क्या निकल गया, तो z का वैल्यू निकल गया माइनस का 3, x y z तीनों का वैल्यू निकल गया। बस यही हमको तो निकालने बोला था, हमको बोला था पहले ए इनवर्स सॉरी हमको क्या बोला था, पहले ए इनवर्स निकालिए, और जब ए इनवर्स निकाल हो जाएगा तो आपको ए इनवर्सवा का यूज करके इस जो लीनियर इक्वेशन दिया है इसको सॉल्व करना है, और इसका सॉल्व करके एक्स वाई जेड का मान निकालना। देखिए आराम से निकाल दे, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए इस क्वेश्चन में, है ना। चलिए जब इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है बच्चा लोग, तो मूव करते हैं हम लोग इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन हम जानते हैं और किस तरह का क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जाम में, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए ये लंबा बनेगा, आप लोग घबराइएगा नहीं, ऐसा नहीं कि एकदम तुरंत जैसे बनाने में समय लगता है बाबू ना, बड़का क्वेश्चन है ना। और आप लोग जब भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले उसको वीडियो को पॉज कीजिए और खुद से बनाने का कोशिश कीजिए कि ये बनता कैसे है। बन गया तो ठीक है, और नहीं बना तो फिर है ही हम, है ना। देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, तो क्वेश्चन दूसरा का कह रहा है कि लेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 and R be the relation A cross S defined by A B related to C D if A plus D, मतलब फर्स्ट का लास्ट का ये समेशन दोनों जो है इक्वल है किसके, B प्लस C, इसका लास्ट इसके फर्स्ट के, फॉर A B और C A B और C D in A cross A prove that R is an equivalence relation। और जब हमको प्रूव करना कि R एक इक्विवेलेंस रिलेशन है, तो इक्विवेलेंस रिलेशन का मतलब क्या चाहिए, रिफ्लेक्सिव भी होगा, सिमेट्रिक भी होगा, ट्रांजिटिव भी होगा। तो एक करके चेक करते हैं बाबू, लिख देता हूं, अंग्रेजी भांज देते हैं, क्या भांज देते हैं कि पहले फॉर रिफ्लेक्सिव के लिए चेक करते हैं, है ना, फॉर रिफ्लेक्सिव। तो रिफ्लेक्सिव लेके चेक करते हैं, यहाँ ए बी है बाबू, तो ए बी को हमको रिलेट करना पड़ेगा किससे, ए बी से, तो ए बी से रिलेट कराएंगे। अब देखो बाबू ए बी को जब ए बी से रिलेट कराएंगे तो यहाँ क्या बोल रहा है, यहाँ जब ए बी रिलेटेड रहेगा सी डी से तो क्या हो रहा है, फर्स्ट वाला और इसका लास्ट वाला दोनों का समेशन, तो यहाँ फर्स्ट वाला लास्ट वाला मतलब ए प्लस बी, तो ए प्लस बी जो है इक्वल होगा इसके लास्ट वाला इसके फर्स्ट वाला, तो इसका लास्ट क्या है, तो इसका लास्ट है बी और इसका फर्स्ट क्या है ए, तो हो जाएगा बी प्लस ए के।
अब देखो बाबू यहां आप लोग को दिख रहा होगा, क्या दिख रहा होगा कि a प्लस बी जो है a प्लस बी के इक्वल होता है। जब a प्लस बी के इक्वल हो गया, इसका मतलब r जो है सो आपका क्या निकल गया, r आपका जो है आपका रिफ्लेक्सिव है, r इज रिफ्लेक्सिव, आपका r जो है आपका रिफ्लेक्सिव है, ये निकल गया मेरा r क्या है मेरा रिफ्लेक्सिव। अब उसी तरह हम चेक करते हैं क्या चीज, सिमेट्रिक का, तो चलिए सिमेट्रिक को चेक करते हैं। फोर सिमेट्रिक लिए क्या चेक करते हैं, तो देखिए सिमेट्रिक लिए चेक करते हैं हम लोग कि आपका ए बी जो है ए और बी जो है सो रिलेटेड है सी डी से, तो क्या हो रहा है, तो फर्स्ट वाला मतलब ए प्लस लास्ट वाला डी, ये इक्वल है किसके, लास्ट वाला और इसके फर्स्ट वाला, यही तो इक्वल है। अब हमको सिमेट्रिक चेक करना मतलब इसको उल्टा करना होगा, तो आपका सी डी जो है सी और डी ये रिलेटेड है कि नहीं ए बी से, वो चेक कीजिए, है ना। आप बताओ बाबू इसमें क्या होगा, तो इसका फर्स्ट वाला मतलब सी प्लस इसका फर्स्ट वाला इसका लास्ट वाला, तो सी प्लस बी ये इक्वल होगा इसका लास्ट वाला डी और प्लस इसका फर्स्ट वाला ए। अब देखो बाबू जब ए बी रिलेटेड रहा सी डी से, तो क्या हुआ, ए प्लस डी इज इक्वल टू बी प्लस सी, और जब सी डी रिलेटेड रहेगा ए बी से, तो क्या हो रहा, सी प्लस डी। यहां देखिए सी प्लस बी इज इक्वल टू डी प्लस ए, ये ऊपर वाला लिखा है बाबू ए प्लस डी, ये इक्वल है बी प्लस सी के, ये ऊपर वाला, इसका मतलब आर जो है, आर मेरा क्या है, तो आर मेरा सिमेट्रिक भी है, आर इज सिमेट्रिक, आर जो है मेरा सिमेट्रिक भी है। तो रिफ्लेक्सिव भी चेक कर रहे हैं और सिमेट्रिक भी चेक कर रहे हैं, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, सिंपल सा चेक किए, कोई दिक्कत होना भी नहीं चाहिए, है ना। ए बी रिफ्लेक्सिव में क्या चेक करता है कि सेम एलिमेंट को रिलेट कर रहा है कि नहीं, और सिमेट्रिक में चेक क्या करता है कि ए रिलेटेड बी है, तो देखना पड़ता है कि बी रिलेटेड ए है कि नहीं। अब आते हैं हम लोग ट्रांजिटिव में, अब किस में आते हैं, तो अब हम लोग आते हैं ट्रांजिटिव में, फोर ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव के लिए कैसे चेक करते हैं, फोर ट्रांजिटिव के लिए कैसे चेक करते हैं बचवा लोग, तो ट्रांजिटिव के लिए चेक करते हैं कि आपका ए बी, जब ए और बी है वो रिलेटेड है सी और डी से, तो क्या हो रहा है, तो हो रहा है फर्स्ट वाला प्लस लास्ट वाला, मतलब ए प्लस डी ये इक्वल है आपका ए प्लस डी, ये इक्वल है आपका किसके, बी प्लस सी के, है ना। अब हमको क्या करना पड़ेगा, तो हम लोग को करना पड़ेगा ये कि हम मान लिए कि आपका सी डी जो है सो आपका रिलेट कर रहा है किससे, ई एफ से। जब सी डी रिलेट करेगा ई एफ से बाबू, तो क्या होगा रिलेशन में, सी प्लस का एफ ये इक्वल होगा आपका सी प्लस का एफ, ये इक्वल होगा डी प्लस ई के, तो डी प्लस ई के, है ना, डी प्लस ई के। अब देखो आप हमको इस सब दोनों का कैसे ही करके सॉल्व करके क्या लाना है कि आपका ए बी जो है सो रिलेटेड करेगा किससे, ई एफ से। अब ए बी रिलेट करेगा ई एफ से, लाने के लिए क्या करना पड़ेगा बाबू, ये दो चीज आया मेरा इक्वेशन। अब क्या कीजिए, सब दोनों को जोड़ दीजिए, जब दोनों के जोड़ेंगे तो क्या होगा, तो हो जाएगा ए प्लस डी और प्लस का सी प्लस का एफ, ये इक्वल हो जाएगा किसके इक्वल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा बी प्लस सी और प्लस का डी प्लस सी, है ना। दोनों का ऐड कर दिए। अब कुछ कट रहा है तो ये आपका डी से डी कैंसिल आउट हो गया, और फिर क्या कट रहा है, तो आपका सी से सी कैंसिल आउट हो गया, तो यहां क्या बचा, ए प्लस एफ ये इक्वल है किसके, बी प्लस ई के। अब देखो ऐसा है बाबू, जब ए प्लस एफ इक्वल है बी प्लस ई के, इसका मतलब ए बी जो है, ए और बी जो है सो आपका रिलेट कर रहा है किससे, ई एफ से, ई और एफ से। देखिए जब ए बी रिलेट करेगा ए एफ से, तो क्या होता है, फर्स्ट वाला लास्ट वाला दोनों का समेशन, तो ए प्लस एफ ये इक्वल है लास्ट वाला फर्स्ट वाला बी प्लस सी, है कि नहीं। तो हम क्या किए बाबू, हम देखिए ए बी तो दिया हुआ ये रिलेट करेगा इससे, तो ये कंडीशन होगा। हम अपने से मान लिए कि बी सी जो है, बी और सी जो है, एक कंडीशन मान लें कि बी जो है सी से रिलेट कर रहा है, तो ये कंडीशन आ रहा है। तो हम लोग को क्या करना पड़ता है ट्रांजिटिव में, कि आपको ए जो है रिलेट कराना पड़ेगा सी से, तो ये रिलेट करा दिया सी से। जब ऐसा है बाबू, तो मेरा आर क्या हो गया, तो आर जो है सो मेरा ट्रांजिटिव हो गया, आर जो है सो मेरा ट्रांजिटिव हो गया। आप बताओ बाबू, रिलेशन कोई भी रिलेशन आपका रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है, तो वो रिलेशन में क्या कहलाएगा, इक्विवेलेंस रिलेशन। तो यहां हल्का अंग्रेजी झाड़ देना है कि हिंस आर इज इक्विवेलेंस रिलेशन, आर इज इक्विवेलेंस रिलेशन, है ना। आर जो है आपका इक्विवेलेंस रिलेशन है। अब आर एक इक्विवेलेंस रिलेशन है, तो फर्स्ट क्वेश्चन तो मेरा वही कह रहा है कि आपको प्रूफ करके दिखाइए कि जो आपका रिलेशन में है आपका इक्विवेलेंस रिलेशन है, वो प्रूफ कर दिए। अब की कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में इसी में कह रहा है कि आल्सो ऑब्टेन द इक्विवेलेंस क्लास।
अब इक्विवेलेंस क्लास पूछ रहा बाबू, तो इक्विवेलेंस क्लास पूछा किसका रहा है 2 5 का। तो आपको क्या करना है इक्विवेलेंस क्लास निकालने के लिए, याद रखना है, वो क्या याद रखना है कि इक्विवेलेंस क्लास किसका पूछ रहा है 2 और 5 का। तो हम मान लेते हैं कि 2 5 जो है सो आपका रिलेटेड है किसे, ए बी कुछ मानिए, सी डी कुछ मानिए, कोई दिक्कत नहीं या कोई सा भी, क्योंकि हम लोग का देखिए आप लोग को यहां देखा जाता है कि आपको जो रिलेशन दिया वो किस पैटर्न से दिया हुआ, क्योंकि इसी से रिलेशन निकालना पड़ेगा ना हमको। तो हमको रिलेशन दिया हुआ है ए रिलेटेड टू बी, मतलब एक यहां कुछ नंबर है और यहां कुछ नंबर रिलेट करा रहा है, तो फर्स्ट प्लस लास्ट के और लास्ट प्लस फर्स्ट के इक्वल हो रहा है। तो उसी तरह वहां मान लें कि 2 और 5 जो है सो रिलेट हो रहा है किससे, ए और बी से, ए और बी से रिलेट हो रहा है, ए और बी से मान लिए। जब ए और बी से रिलेट होगा बाबू तो यहां कंडीशन में क्या बनेगा, तो फर्स्ट प्लस का लास्ट मतलब 2 प्लस का फर्स्ट प्लस का लास्ट, तो 2 प्लस का बी है ना, ये इक्वल होगा लास्ट प्लस का फर्स्ट मतलब 5 प्लस का ए के इक्वल होगा कि नहीं। बस उसी तरह जो रिलेशन दिया हुआ है। और यहां से देखिए बाबू आपका b बराबर क्या आ जाएगा, तो b बराबर में आ जाएगा, तो ये आ जाएगा a प्लस का 5 में 2 जाएगा तो क्या बचेगा 3। तो ये निकल के मेरा b और b जो ये सेकंड वाला मार रहे हैं बाबू, ये सेकंड ऑर्डर पेयर जो माना उसका रिलेशन निकल के मेरा b इज इक्वल टू a प्लस का 3। अब हमको इक्विवेलेंस कैसे निकालना है, इक्विवेलेंस क्लास, तो यहां लिख देना हमको हिंस इक्विवेलेंस क्लास इज, इक्विवेलेंस क्लास कैसे निकालता है, तो इक्विवेलेंस क्लास निकालता है कि आप पहले ए रखिए, ए के जगह पर क्या रखिए 1 क्यों रखेंगे बाबू, क्योंकि यहां एलिमेंट जो है सो 5 एलिमेंट लेना है, 1 2 3 4 5 तक लेना है ना। ए दिया हुआ है इसका मतलब ये कहीं ना कहीं यूज होगा, तो ए बराबर क्या दिया 1 2 3 4 5, तो ए बराबर 1 रख रही है। जब ए 1 रखे बाबू तो बी का वैल्यू क्या होगा, तो बी का वैल्यू आएगा 4 है ना। जब ए हम 2 रखेंगे बाबू लोग, जब ए 2 रखेंगे तो क्या होगा 3 और 2 5, और वहीं अगर हम ए 3 रखेंगे तो क्या होगा 6, तो ये तो नहीं होगा, गलती हो जाएगा, क्योंकि यहाँ वैल्यू जो है सो 5 तक दिया बाबू और ये आपका आ क्या गया 6, इसका मतलब ये जो है सो नहीं होगा। तो मेरा इक्विवेलेंस क्लास क्या हो गया, तो इक्विवेलेंस क्लास मेरा आ गया 1 4 और 2 5। कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इक्विवेलेंस क्लास कैसे निकालता, सिंपल सा है कि आपको यहाँ जैसे जिस तरह का आपको रिलेशन दिया होगा उसी तरह पहले रिलेशन बनाना होगा। तो यहाँ से थोड़ा यहाँ 2 5 दिए देवे ने किया ऑर्डर पेयरवा, तो अपने से मान लिया में भी, जब ए भी अपने से माने तो वो कंडीशनों जैसे दिया वो कंडीशनों को फॉलो करवा दिया। अब फॉलो कराने के बाद हमको ए और बी के बीच रिलेशन पता चल गया, जब ए और बी के बीच रिलेशन पता चल गया तो वैल्यू पुट करते गए, ए के वैल्यू 1 रखे, अब फिर बी आ गया 4, ए का वैल्यू जब 2 रखे तो आ गया 5 और 3 रखे तो 6 आएगा, तो 6 तो है नहीं इस किसमें नहीं है सेटवा में बाबू, देखो ना यहाँ क्या चीज निकल है, एक सेट के अंदर कितना है 1 2 3 4 5 पे तक, तो सेट 6 आएगा कहां, समझ में आया। इस क्वेश्चन में कोई तकलीफ दुख तकलीफ कुछ नहीं होना चाहिए, आसान क्वेश्चन था। चलिए जी, कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में, एकदम दिक्कत नहीं होना चाहिए। मूव करते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फाइंड 2 पॉजिटिव नंबर्स हुज सम इज 16 एंड द सम ऑफ हुज क्यूब इज मिनिमम। अब हमको 2 नंबर फाइंड करना है जिसका समेशन जो 16 की इक्वल है, और उस जो नंबर में 2 लेंगे उसका अगर क्यूब करेंगे तो वो जो है मिनिमम होगा। तो चलिए पहले हम मान लेते हैं 2 नंबर है ना, तो 2 नंबर हम मान लिए, यही लिख देते हैं लेट x and y, let x and y are 2 पॉजिटिव नंबर, are 2 पॉजिटिव, शॉर्ट फॉर्म मार रहे बाबू, प्लस का साइन आप भी लिख दे रहा है, 2 पॉजिटिव नंबर्स है ना। हम क्या मान लिए कि x और y जो है सो 2 पॉजिटिव नंबर्स है। जब x और y 2 पॉजिटिव नंबर बाबू तो क्या बोला पहले का कंडीशन में कि सम 2 पॉजिटिव नंबर्स हुज सम इज 16, सब दोनों का समेशन करेंगे तो क्या होगा, तो x प्लस y का वैल्यू क्या दिया हुआ 16 के इक्वल। उसके बाद क्या बोला कि उसका क्यूब करेंगे तो वो मिनिमम होगा। तो यहां मान लिए लेट z बराबर, तो z बराबर क्या होगा x क्यूब प्लस का y क्यूब। अब ये चेक करते हैं मिनिमम हो रहा है कि नहीं, सो तो हमको निकालना क्या चाहिए पॉजिटिव नंबर का क्या होगा। सो आप बताओ बाबू, इसको हम लिख सकते हैं ऐसा, यहाँ यही लिख देते हैं z इज इक्वल टू, ये x क्यूब को x क्यूब रहने देते हैं क्योंकि 2 वेरिएबल में रहेगा, उसके बाद है ना वैल्यू निकाल सकते हैं हम। अब ये y क्यूब को चेंज क्या कर देते हैं 16 माइनस का x y क्यूब, क्या लिख देते हैं 16 माइनस का x y क्यूब। कोई दिक्कत, इसको सॉल्व करते हैं बाबू लोग, ये क्या हो गया, तो ये हो गया मेरा x क्यूब कर दिए, ये क्या हो गया a क्यूब, तो 16 का क्यूब क्या होता है, तो 16 का क्यूब होता है 256 कर दीजिए, माइनस का b क्यूब x क्यूब हो गया, फिर क्या होता है माइनस का 3 a स्क्वायर b, a स्क्वायर मतलब 16 का स्क्वायर क्या होगा 256, तो यहां कर दिए 256,
ए स्क्वायर बी, ये हो गया एक्स, और प्लस का 3ab स्क्वायर, तो 3ab स्क्वायर ये हो गया आपका 16 और बी स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर, है ना। क्या होता है प्लस का 3ab स्क्वायर, ये हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं, एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बचेगा क्या हमारा, ये बचेगा 256, तो 256 कर दिए। इसको मल्टीप्लाई करते हैं, जब मल्टीप्लाई करेंगे बाबू तो 6 का 18, 6 का 18, 5 का 15 और 16 और 3 दूना का 6 और 1 7, 768 एक्स, और ये हो गया आपका प्लस का 16 का 48 एक्स स्क्वायर, है ना। ये मेरा क्या निकल गया, जेड। अब देखो बाबू मैक्सिमम मिनिमम निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं डी जेड बाय डी एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में। इसको डिफरेंशिएट करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में तो 0 हो जाएगा, इसको करेंगे तो क्या होगा माइनस का 668, और इसको करेंगे तो 48 दूनी का क्या होता है 96, है ना। एक्स 8 दूनी का 16, 4 दूनी का 8 96 एक्स। यहां तक कोई दुख तकलीफ एकदम नहीं होना चाहिए। अब देखो बाबू फॉर मैक्सिमम मिनिमा के लिए क्या करते हैं हम लोग, जो ये आपका जेड डी जेड बाई डी एक्स है, जो डिफरेंशिएट किए हैं उसको 0 के इक्वल मान लेते हैं, है कि नहीं। क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए है ना करते हैं बाबू लोग, बताए ना कि छोटे क्वेश्चन में क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए क्या करना पड़ता है कि आप जो डिफरेंशिएट किए हैं उसको हम 0 के इक्वल मान लेंगे। जब इसको 0 के इक्वल मानेंगे बाबू तो डी जेड बाई डी एक्स क्या है, तो आया मेरा 96 एक्स और माइनस का 768, ये किसके इक्वल हो जाएगा 0 के इक्वल। अब यहां से देखिए, यहां से इसको इधर कर देते हैं, है ना, इसको बैक रिवर्स दिखा दे रहे, ये ऐसे गया, एरो का साइन है इधर लिखें। इसके बाद अब बताओ बाबू यहाँ 96 एक्स ये किसके इक्वल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा किसके इक्वल 768 के इक्वल, तो 768 लिख दिए। अब यहां से x का वैल्यू क्या निकलेगा, तो x का वैल्यू निकालते हैं 768 गुनावा, ठीक ना किया बाबू लोग, 6 का 18, 5 का 15, 16, 3 दूनी 6 7। अब देखिए इसको गुना करते हैं, गुना करते हैं तो क्या होगा, यहाँ 8 से गुना करते हैं तो 8 6 का 48 का 8 4 और 8 9 72 और 4 76, एकदम सही है। तो ये जो है इसको इससे काटेंगे तो क्या कितना बार में कटेगा 8 टाइम्स में, तो x का वैल्यू निकल गया 8 टाइम। अब देखो बाबू जब आपको क्रिटिकल पॉइंट एक ही आवे तो आपका जो क्वेश्चन कहा वह हो जाएगा। जैसे यहाँ क्वेश्चन में क्या बोला है कि हमको मिनिमम वैल्यू जो आपका क्यूब निकलेगा वो आपका मिनिमम निकलेगा, तो 100% है कि ये जो x इक्वल 8 है ना ये मिनिमम ही आया। आपको तब वो विश्वास नहीं होता तो कुछ होना कीजिए, डबल डिफरेंशिएट कीजिए। जब डबल डिफरेंशिएट करेंगे बाबू तो क्या होगा, डबल डिफरेंशिएट या तो इसको लिख देते हैं d2z बाय dx स्क्वायर, डबल डिफरेंशिएट कर रहे हैं। जब डबल डिफरेंशिएट करेंगे बाबू लोग तो क्या होगा, तो 96 होगा, है ना, 96 होगा, ये तो आपका 0 हो जाएगा। अब आप लोग को पता है बाबू को डबल डिफरेंशिएट चूंकि d2z बाय dx स्क्वायर ये आपका ग्रेटर देन 0 है। जब डबल डिफरेंशिएट के बाबू वो 0 से बढ़ रहा है, इसका मतलब जो x इज इक्वल टू 8 आया है, x इज इक्वल टू 8 इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, लोकल मिनिमा। अब ये जो पॉइंट हुआ बाबू ये क्या है, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, है ना। अब देखिए यहां प्रूफ ये हो गया कि नहीं, ये 0 से बड़ा है। जब 0 से बड़ा है मतलब जो है क्रिटिकल पॉइंट हुआ है वो पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा है। अब जब पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा बाबू तो हमको लोकल मिनिमा तो ही पता करना है कि हमको मिनिमम वैल्यू निकालना है, लेकिन हमको दूर निकालना कुछ है, हमको ये निकालना नहीं है कि मिनिमम वैल्यू कितना है, हमको ये निकालना कि वो दो पॉजिटिव नंबर क्या आता है जिसको मिनिमम बना दिया। तो बता बाबू जब x का वैल्यू 8 होगा तो y का वैल्यू क्या होगा, है ना। बस इस क्वेश्चन में जब x का वैल्यू 8 है बाबू, यहां कैसा कर देते हैं ना, जब x का वैल्यू 8 है, x का वैल्यू 8 निकला तो y का वैल्यू क्या आएगा, दोनों का समेशन मेरा क्या आ रहा है, तो दोनों का समेशन जो 16 के इक्वल हो रहा है, इसका मतलब y भी मेरा क्या निकलेगा 8। हमको क्या पूछा कि फाइंड टू पॉजिटिव नंबर, दो पॉजिटिव नंबर मेरा क्या निकल गया 8 और 8, क्योंकि दोनों का समेशन क्या है 16। जब a मेरा 8 है, 8 है ना बाबू, 8 8 6 48 का 8, बाकी आते में 4 और 8 9 72 और 4 76, एकदम 8 आएगा। तो दूसरा का नंबर मेरा क्या निकलेगा 8, मेरा निकल गया मेरा ये आंसर। कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में, एकदम तकलीफ नहीं होना चाहिए, आसान था, है ना। चलिए जब ये क्वेश्चन में कोई तकलीफ नहीं है तो मूव करता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन में देखिए आप लोग
सबसे पहले पढ़िए और समझिए कि क्वेश्चन में कहना क्या चाह रहा है, उसको करना कैसे, कहां कैसे अप्रोच करना, वहां तक कैसे पहुंचेंगे अपने आंसर तक। समझ में आया? आते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहे हैं, तो फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द लाइंस। अब इस जो आपका लाइंस दिया है, इस लाइन के द्वारा जो बाउंडेड एरिया होगा, इसका हमको बाउंडेड रीजन जो होगा उसका एरिया निकालना है। तो सबसे पहले इसको क्या करते हैं, इसको बना लेते हैं पहले, एरिया रीजन बना लेते हैं कि वो रीजन होगा क्या क्या, उसके बाद फिर उसका एरिया फाइंड करने में अलग मजा आएगा। बनाते फटाफट। ये क्या लिखा, y इज इक्वल टू 4x प्लस का 5, 4x प्लस का 5 है, मतलब जब हम x का वैल्यू 0 रखेंगे तो y का वैल्यू क्या आएगा 5, यहां मान लेते हैं ये 5 है ना। और फिर जब हम y का वैल्यू 0 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा माइनस का 5/4 और माइनस का 5/4, तो ये क्या हो जाएगा आपका माइनस का 1.5 ना, माइनस का 5/4 माइनस का 1.25, तो इसको यहां मान लेते हैं है ना। अब यहां से क्या स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देते हैं, ये आपका स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हो गया। अब इसका ये इक्वेशन किसका है, तो ये इक्वेशन है 4x y इज इक्वल टू 4x, y इज इक्वल टू 4x, y इज इक्वल टू 4x और प्लस का 5 है ना, इसी का इक्वेशन है y इज इक्वल टू 4x प्लस का 5। चलिए जी, अब आते हैं दूसरा का हम क्या बोला, y इज इक्वल टू 5 माइनस का x। जब हम x 0 रखेंगे तो y क्या होगा, तो y मेरा 5 होगा, मतलब यही पॉइंट हो जाएगा। और जब हम y 0 रखेंगे तो x का वैल्यू भी क्या होगा 5, मतलब इसको ले लेते हैं यहाँ है ना, ये मेरा पॉइंट ऐसे आ गया ये। और ये किसका इक्वेशन है, तो ये इक्वेशन है मेरा y इज इक्वल टू 5 माइनस का x, तो ये हो गया 5 माइनस का x। तीसरा का लेते लाइनिया को चाहिए, तो तीसरा का लाइनिया 4y इज इक्वल टू x प्लस का 5। जब हम x का वैल्यू 0 रखेंगे, या हाँ चलिए x का वैल्यू 0 रखते हैं, जब x का वैल्यू 0 रखेंगे तो y का वैल्यू क्या आएगा, तो 5/4, तो 5/4 1.25 होगा प्लस का, तो 1.25 मेरा हो गया। जब x 0 रहेगा तो 1.25 यहां हो गया, यहां मान लेते हैं है ना। उसके बाद क्या कर रहा है, जब हम x 0 रखेंगे, x नहीं y जब 0 रखेंगे तो x का वैल्यू क्या आएगा माइनस का 5, तो -5 यहां ले लेते हैं। अब ये गया है लेनिया ऐसे है ना। अब इसका क्या इक्वेशन है, तो इसका इक्वेशन है मेरा 4y इज इक्वल टू x प्लस का 5, तो x प्लस का 5। अब जो ये सब तीनों इंटरसेक्शन कहां कर रहा है, सो देखिए बच्चे वालों, यही पॉइंट हुआ है तीनों का, ये है एक ये है आपका और ये है ना, यही तीनों के बीच एरिया बन रहा है ना। तो यही तीनों के बीच एरिया बराबर हमको ये एरिया निकालना है, ये एरिया निकालना ना बच्चा लोग, एकदम निकालना ये एरिया। अब ये एरिया निकालना है बाबू लोग, तो अब हम लोग बताओ कि यहां तक अप्रोच करेंगे कैसे निकालेंगे एरिया। तो किसी तरह हमको तो इसका वैल्यू पता है 0.5 है, इस सब दोनों का कैसे वैल्यू पता चल जाता है ना, तो हम लोग एरिया निकाल लेते हैं है ना, इंटीग्रेशन के माध्यम से। तो इस सब दोनों का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, तो हम लोग सब दोनों का वैल्यू निकालने के लिए सब इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो ये लिखा है, हम इसको मान लेते हैं, यही मान लेते हैं इक्वेशन 1 है ना। इस इक्वेशन को हम लोग 2 मान लेते हैं, ये इक्वेशन आपका 2 है, और इस इक्वेशन को हम लोग 3 मान लेते हैं। आप लोग अलग से लिखिएगा इसको, अक्रम ने सजा देना है। ये इक्वेशन 1 2 3 मान लिए। जब इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, फ्रॉम यहां लिख देते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। जब 1 और 2 को सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, तो यहां देखिए y बराबर 4x प्लस का 5 है, तो ये हो गया 4x प्लस का 5, और यहां भी जो है y बराबर 5 माइनस का x है, ये हो गया 5 माइनस का x। अब यहां से x का वैल्यू क्या निकल जाएगा, ये हो गया 5x इज इक्वल टू आपका 0, मतलब x का वैल्यू क्या निकल गया 0 है ना। तो x तो यहां 0 हो नहीं सकता, हमको इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना है, इससे काम नहीं बना। अब आते हैं हम लोग फ्रॉम इक्वेशन 1 और 3 से, फ्रॉम इक्वेशन 1 और 3 से, 1 और 3 से आएंगे बाबू, तो 1 में क्या दिया y बराबर 4x प्लस का 5 हो जाएगा 4x प्लस का 5, ये इक्वल होगा आपका 4x प्लस का 5। ये किसके इक्वल होगा, y देखिए यहाँ y किसके इक्वल है, x प्लस 5/4, x प्लस 5/4, x प्लस 5/4 है ना, x प्लस 5/4 कीजिए इसको सॉल्व। ये हो गया 4 चक्का 16x और प्लस 4 पच्चे 20 इज इक्वल टू x प्लस का 5 है ना। इसको उस साइड लेके जाए तो बन गया 15x इज इक्वल टू माइनस का 15, और यहां से x का वैल्यू निकालेंगे तो क्या निकलेगा माइनस का 1। अब मतलब ये पॉइंट हुआ जो बाबू, ये पक्का मेरा क्या है माइनस का 1, ये पॉइंट हुआ जो है सो क्या है, ये हो गया माइनस का 1। इंटरसेक्शन पॉइंट एक निकल गया। अब किसी तरह हमको ये इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना है, चलिए निकालते हैं उसको भी। ये 1 2 और 1 3 सॉल्व कर लिए। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 और 3 से आते हैं, नहीं 2 और 3 से आते हैं है ना। फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3
2 और 3 से आते हैं, तो 2 और 3 में 2 में क्या लिखा हुआ है, तो y इज इक्वल टू 5 माइनस का x, तो 5 माइनस का x हो गया इज इक्वल टू, ये क्या लिखा हुआ है x प्लस 5 और डिवाइड बाय, अच्छा यहाँ हम लोग 4x प्लस का 5, चलिए ठीक है, यहाँ x प्लस 5 और डिवाइड बाय 4 हो जाएगा, इसको करते सॉल्व, तो 5 चौका 20 माइनस का 4x इज इक्वल टू x प्लस का 5, इसको साइड लेके जाएंगे तो क्या बनेगा 5x इज इक्वल टू, और इसको इस साइड लेके आएंगे तो क्या बनेगा, इसको साइड लेके आएंगे, इसको साइड लेके आएंगे तो बन गया 15, तो मतलब x का वैल्यू क्या निकल गया 3, तो पक्का ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है ये मेरा क्या निकल जाएगा 3, ये आपका जो इंटरसेक्शन पॉइंट है ये आपका 3 निकल जाएगा। अच्छा आप लोग को ये चीज आप कैसे पता चलेगा कि गुरुजी ये कैसे निकालना ताम झाम, तो देखो बाबू एरिया ऑफ द बाउंड्री रीजन जब भी बनाते हैं तभी आप कोशिश कीजिए कि उसका फिगर ड्रॉ कर ले, क्योंकि फिगर ड्रॉ करने के बाद ही पता चलता है कि वहां क्वेश्चन के अप्रोच कैसे करना, कैसे हमको वहां तक पहुंचना है, तो फिगर का ड्रॉ कर लिए तो सोच रहा हमको अगर यहाँ इंटरसेक्शन वो पॉइंट ऑफ पता चल जाता ना तो हम तुरंत आंसर तक पहुंच जाते। कैसे आंसर तक पहुंचते हैं, क्योंकि हमको ये पॉइंट ऑफ पता क्या है 0 है, अब यहाँ -1 से 0 जाएंगे और 0 से 3 जाएंगे और उसमें से घटा देंगे -1 से 3 तक, तो इसीलिए आप लोग फिगर ड्रॉ कीजिए, और जब फिगर ड्रॉ करने के बाद हमको ये पता चल गया, पता चलना चाहिए क्या, पता चलना चाहिए कि यहाँ हमको इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना होगा। अब इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने के लिए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, इंटरसेक्शन पॉइंट निकल जाएगा, जैसे अभी निकल गया। अब एरिया निकालते हैं बाबू, तो अब एरिया निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, एरिया इज इक्वल टू, तो एरिया करना पड़ेगा पहले जाएंगे लिमिट ऑफ -1 से 0, तो -1 से 0 गया, और इस लेनिया के इक्वेशन लिखेंगे, कौन लेनिया के, ये लेनिया के, ये लेनिया के इक्वेशन क्या लिखा है 4x प्लस का 5, यहाँ लिख दिए 4x प्लस का 5 dx, फिर करते हैं प्लस का, फिर कहां जाते हैं इंटीग्रेशन, कहां से कहां तक 0 से 3 तक, तो 0 से 3 तक जाते हैं। अब 0 से 3 तक जाएंगे तो कौन सा लेनिया लेंगे, ये लेनिया लेंगे, तो ये लेनिया लेंगे तो ये क्या हो जाएगा 5 माइनस का x dx, ये कैसे हो रहा समझ में आया ना बाबू, ये देखिए -1 से 0 गया, तो -1 से 0 ये हो गया। अब ये लेनी है, तो ये लेनिया -1 से 0 करेंगे बाबू तो ये एरिया पूरा जाएगा, मतलब ये खाली स्थान भरा जा रहा है ना। उसी तरह यहाँ देखिए 0 से जब 3 गए और ये लेनिया लेंगे बाबू, तो ये से 0 से 3 लेंगे तो ये खाली स्थान भरा जा रहा है, हमको तो निकालना है इसका एरिया, तो इस तरह के घटाना पड़ेगा क्योंकि ये हो 1000 एक्स्ट्रा, ये हो 1000 एक्स्ट्रा, तो क्या करेंगे फिर माइनस कर देंगे, और लिमिट कहां से ले लेंगे, तो -1 से 3 ले लेंगे, -1 से 3 लिमिट ले लेंगे, और ये लेनिया के इक्वेशन घटा देंगे। अब ये लेनिया के इक्वेशन क्या आएगा, तो ये लेनिया के इक्वेशन आएगा x प्लस 5 और डिवाइड बाय 4 dx, x प्लस 5 डिवाइड बाय 4 dx, समझ में आया। अब कुछ नहीं करना, इसको सॉल्व कर दीजिए, हो गया आपका आंसर। अब इंटीग्रेशन कर लाता ना बाबू, तो इंटीग्रेशन कर दीजिए, ये क्या हो जाएगा आपका 4x स्क्वायर बाय 2, फिर क्या होगा प्लस का 5x, लिमिट में कहां से कहां तक गया -1 से 0, फिर प्लस का यहाँ क्या हो जाएगा, हो जाएगा 5x और माइनस का x स्क्वायर बाय 2, 5x माइनस का x स्क्वायर बाय 2, 0 से 3, ये हो गया 0 से 3, और माइनस का यहाँ कहाँ गया, ये हो जाएगा 1/4, यहाँ 1/4 लिख देते बाहर ही 1/4, और ये आपका इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगा x स्क्वायर बाय 2 और प्लस का 5x है ना, x स्क्वायर बाय 2 प्लस का 5x, लिमिट में कहां से कहां तक गया, तो -1 से लेकर 3 तक, ये आपको माइनस करना, बस। अब इसको इंटीग्रेशन तो कर दिए, वैल्यू करके पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, एरिया निकल जाएगा, कोई दिक्कत। तो याद रखें जब भी आप एरिया ऑफ द बाउंड्री रीजन का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले आपको फिगर ड्रॉ करना, और फिगर ड्रॉ करने के बाद आप लोग को पता चल जाएगा खुद के वहां तक हमको पहुंचना कैसे। अब यहाँ हमको इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना होगा, जब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकल गया तो यहाँ से यहाँ तक एरिया निकाले, यहाँ से एरिया तक निकाले। अब ये चीज दोनों चीज हो, ये एरिया आ जा रहा है, हमको तो इसको लाना नहीं क्योंकि एरिया तो हमको इतना बार में निकालेगा, तो इसको माइनस करने के लिए ये जो लेनिया गया -1 से 3 ले लिया लिमिट -1 से 3, और ये लेनिया का इक्वेशन माइनस कर दिए, क्योंकि ये यहाँ से माइनस करेंगे बाबू तो ये हट जाएगा, ये पूरा हटा देगा। अब ये हट जाएगा तो एरिया निकल जाएगा मेरा। आप कुछ नहीं करना, उसका वैल्यू पुट कर देना, आंसर आ गया फटका। समझ में आया? इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, इसको आगे सॉल्व कर दीजिएगा। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, ये दिया हुआ है, इसका जनरल सॉल्यूशन निकालना है। चलिए निकालते हैं इसको फटाफट। ये क्या लिखा हुआ आपका, ये लिखा हुआ आपका 1 प्लस का y स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का x माइनस का e टू दी पावर tan इनवर्स y, और ये हो गया आपका dy बाय dx, है ना, dy बाय dx। कोई दिक्कत यहां तक? इसको इस साइड लेकर आया, क्योंकि आप लोग यहां देख लीजिए तो यहां मेरा dx बाय dy तो बनेगा नहीं, dy बाय dx तो बनेगा नहीं,
क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि यहां से दूसरा x आ जा रहा है ना, तो फिर बनेगा क्या चीज? तो बन सकता है हमारा dx बाई dy। देखते हैं बना के, इसको इस साइड से मल्टीप्लाई करेंगे, जब इसको इस साइड से मल्टीप्लाई करेंगे बाबू तो ये क्या बन जाएगा 1 प्लस वाई स्क्वायर, और ये बन जाएगा आपका dx बाई dy, है ना। इसको इधर से मल्टीप्लाई कर दिए तो ये हो गया dx बाई dy। अब ये माइनस एक्स को इसको इधर लेकर आए तो बन गया प्लस का x इज इक्वल टू, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो e टू द पावर tan इनवर्स y। ये कैसे किया समझ में आया ना बच्चा लोग? कुछ होने किए, ये हो गया माइनस का x, उसको तिरतिरा के इस साइड लेके आ गया, प्लस का x बन गया, और ये माइनस प्लस e टू द पावर tan इनवर्स y, ये हो गया। कोई दिक्कत नहीं इस क्वेश्चन में। अब क्या करते हैं, अब दोनों तरफ डिवाइड कर देते हैं 1 प्लस वाई स्क्वायर से। जब 1 प्लस वाई स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा? तो dx बाई dy प्लस का x और डिवाइड बाय 1 प्लस का y स्क्वायर, तो 1 प्लस का y स्क्वायर इज इक्वल टू e टू द पावर tan इनवर्स y और डिवाइड बाय 1 प्लस वाई स्क्वायर। अब आप लोग नहीं कर लीजिएगा, आसान बन गया। अब क्या करना, अब ये बन गया मेरा जो ये x है, और ये जो इतना टर्म जो बचा ये मेरा क्या बन गया p, और ये मेरा क्या बन गया q, है ना। ये टर्म मेरा क्या बन गया? तो ये टर्म बन गया मेरा p, और ये टर्म जो है मेरा बन गया q। अब p और q बन गया बाबू तो क्या निकालना पड़ता है? आइडेंटिटी फैक्टर, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे निकालते हैं? e टू दी पावर यहां आपका p, अब dy करेंगे बाबू, क्यों? क्योंकि x के टर्म में है तो dy करेंगे इज इक्वल टू e टू दी पावर p कितना दिया हुआ है इंटीग्रेशन, और p कितना है? तो p है मेरा 1 बाय 1 प्लस वाई स्क्वायर, 1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई, तो ये क्या निकल जाएगा? तो ये निकल जाएगा e टू दी पावर tan इनवर्स y, tan इनवर्स y। ये क्या निकल गया मेरा? इंटीग्रेटिंग फैक्टर। और जब इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकल जाएगा तो सॉल्यूशन में नहीं निकल जाएगा बच्चा लोग, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन निकल जाएगा। कैसे निकलेगा वो? तो वो क्या होता है y इनटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या निकला हुआ है? e टू दी पावर tan इनवर्स y। अच्छा यहाँ गलती कर दिए, क्योंकि यहाँ y नहीं यहाँ x होगा, है कि नहीं? एकदम होगा x, यहाँ पर क्या होगा? x इनटू में, क्योंकि x के टर्म में लिखना है तो x इनटू में क्या हो जाएगा? इंटीग्रेटिंग फैक्टर वो क्या है? e टू दी पावर tan इनवर्स y इज इक्वल टू इंटीग्रेटिंग फैक्टर e टू दी पावर tan इनवर्स y, tan इनवर्स y, और फिर क्या होगा? फिर होता है q, q क्या दिया हुआ है? तो q दिया हुआ मेरा e टू दी पावर tan इनवर्स y, और यहां दिया बाबू पहले मतलब इसका स्क्वायर और डिवाइड बाय क्या है? 1 प्लस वाई स्क्वायर, तो हो गया 1 प्लस वाई स्क्वायर। यहां क्या जगह dy। बस अब इसको इंटीग्रेशन करना है। कैसे करेंगे इसको इंटीग्रेशन? तो हम क्या करते हैं? पुट कर देते हैं। किसको पुट कर देते हैं? tan इनवर्स y को। क्या पुट कर देते हैं? t। क्यों करते हैं? क्योंकि tan इनवर्स को t को अगर हम tan इनवर्स y को पुट करेंगे t तो नीचे वाला मिल जाएगा हमको। इसका करेंगे इंटीग्रेशन तो डिफरेंशिएशन तो क्या होगा? 1 प्लस वाई स्क्वायर dy इज इक्वल टू dt, है ना। मतलब इससे तो हमको इसको छोड़ना नहीं है, तो ये निकल के मेरा x इनटू में e टू दी पावर tan इनवर्स y इज इक्वल टू, ये क्या बन गया? तो ये बन गया e टू दी पावर 2t, है ना। ये हो गया आपका 2, और ये मेरा tan इनवर्स t को क्या माना? tan इनवर्स y को t माना है, तो dt हो गया, और 1 बाय ds को dy को हटा के क्या लिख सकते हैं? dt। अब इसको करेंगे हम इंटीग्रेशन बाबू तो क्या होगा? 1 बाय 2 e टू दी पावर 2t, और t के जगह पर क्या माना है? तो t के जगह पर माना है tan इनवर्स y, तो हो गया tan इनवर्स y, और प्लस का c होता है, ये हो गया आपका c। ये मेरा क्या? x e के पावर tan इनवर्स y, है ना। अब इसको इधर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2x e के पावर tan इनवर्स y इज इक्वल टू e टू दी पावर 2 tan इनवर्स y, tan इनवर्स y और प्लस का 2c। यही मेरा क्या हो गया आंसर? मैं निकल गया डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन। समझ में आया? तो देखिए क्वेश्चन को देख के आप लोगों को ना ऐसा ना कभी कभी लग रहा होगा कि ये बनेगा किससे आखिर, ये तो दो चीज में दिया हुआ तो बनेगा किससे? तो आप लोगों को देखिए यहाँ अगर हम यहाँ dy बाई dx के फॉर्म में लाते तो ये सोच रहा है x भांट दे रहा है, तो इसीलिए हम कोशिश किए कि dx बाई dy के फॉर्म में ला देते हैं। जब dx बाई dy के फॉर्म में लाए तो ये तुरंत ही बन गया, कोई दिक्कत ही नहीं हुआ इसमें, आसानी से इंटीग्रेशन कर दिए और हम लोग सोल्यूशन निकाल दिए। समझ में आया? कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में? एकदम दिक्कत नहीं होना चाहिए, आसान था क्वेश्चन। चलिए इसी के साथ मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन विच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन इतना एंड विच कंटेंस द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन्स
अच्छा ये दिया हुआ है, मतलब हमको क्या पूछ रहा है बाबू, तो हमसे पूछ रहा है कि आप हमको इक्वेशन निकालिए प्लेन का जो इस प्लेन के परपेंडिकुलर है, और वो लेंगे जो है ना सो पास कर रहा है या कंटेंस कर रहा है इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन, किस प्लेन के इंटरसेक्शन से, ये सब दोनों प्लेन के इंटरसेक्शन से, मतलब एक लाइनवा है जो दोनों प्लेनवा है उसका इंटरसेक्शन से पास कर रहा है या कंटेन कर रहा है। हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है कि हमको इक्वेशन बताइए प्लेन का जो इस प्लेनवा पर परपेंडिकुलर है, इस प्लेनवा पर परपेंडिकुलर है। तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं, क्या लिखते हैं, हम लोग लिखते हैं कि इक्वेशन ऑफ प्लेन, इक्वेशन ऑफ प्लेन, इक्वेशन ऑफ प्लेन थ्रू, इक्वेशन ऑफ प्लेन थ्रू द इंटरसेक्शन, थ्रू द इंटरसेक्शन, थ्रू द इंटरसेक्शन, थ्रू द इंटरसेक्शन, थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ, through the intersection of the planes, through the intersection of the planes, प्लेन्स का क्या है, तो है मेरा x प्लस का 2y और प्लस का 3z और माइनस का 4, ये किसके इक्वल है, 0 के इक्वल, एंड और दूसरा का प्लेन में क्या दिया है, तो ये दिया है 2x प्लस का y माइनस का z और प्लस का 5, ये किसके इक्वल है, तो ये 0 के इक्वल है ना। ये दो लेनियर दिया है मेरा, है ना, ये दो प्लेन दिया है, क्या दिया हुआ है, विच कंटेन्स द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन, तो क्या दिया हुआ है, x प्लस का 2y प्लस का 3z, देखिए यहाँ इक्वेशन में क्या है, x प्लस का 2y प्लस का 3z माइनस का 4 ये 0 के इक्वल है, और 2x प्लस का y और माइनस का z और प्लस का 5 ये 0 के इक्वल है। देखिए हम क्या लिखे, सो देखिए हम क्या लिखे कि इक्वेशन ऑफ प्लेन थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन, जब दो प्लेन इंटरसेक्ट कर रहा है बाबू तो उसका बता इक्वेशन में कैसे निकालते हैं प्लेन का, तो इक्वेशन में निकाला जाता है कि सब दोनों जो प्लेन का इक्वेशन में है, किसी एक प्लेन को आप लोग a मानिए जो पोजीशन वेक्टर को दिखाता है, और दूसरा का प्लेन है उसको मान लीजिए आप लोग क्या चाहिए, n जो क्या दिखाता है, नॉर्मल वेक्टर को, तो ये मेरा क्या बन जाएगा, तो ये बन जाएगा a, मतलब इसका इक्वेशन क्या लिखाएगा, तो इसका इक्वेशन लिखाएगा मेरा x प्लस का 2y और प्लस का 3z माइनस का 4, और फिर क्या होगा प्लस का लैम्डा वेक्टर b क्या है, तो वेक्टर b है मेरा 2x प्लस का y माइनस का z और प्लस का 5, ये किसके इक्वल है, ये आपका 0 के इक्वल है। अब इसको सॉल्व कीजिए, अब देखो बाबू यहाँ x रखेंगे तो यहाँ कोएफिशिएंट में क्या 1 और यहाँ क्या प्लस का 2 लैम्डा, तो ये हो गया 2 लैम्डा, फिर प्लस का y रखेंगे और यहाँ क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा 2 और प्लस का यहाँ हो जाएगा लैम्डा, फिर प्लस का z रखेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका 3, तो ये हो गया 3 और माइनस का लैम्डा, और फिर यहाँ क्या माइनस का 4 और ये हो जाएगा प्लस का 5 लैम्डा, ये किसके इक्वल होगा, तो ये आपका 0 के इक्वल होगा, ये इक्वेशन इसको 1 मान लीजिए। यहाँ तक कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए। जब दो प्लेन इंटरसेक्ट करे बाबू तो उस प्लेन का इक्वेशन क्या होता है, तो सब दोनों में से कोई एक प्लेन वाक्य आप लोग वेक्टर ए मान लीजिए जिसको पोजीशन वेक्टर बोलते हैं, और दूसरा का वेक्टर वाक्य नॉर्मल वेक्टर मान लीजिए जिसको बी वेक्टर बोलते हैं, तो वही मान लिए। अगर आप लोग को पता है किसी भी प्लेन का इक्वेशन क्या लिखा था, वेक्टर ए प्लस का लैम्डा वेक्टर बी इज इक्वल टू 0 हो गया। कोई दिक्कत यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए दूसरा का इक्वेशन, दूसरा का कंडीशन में क्या कर रहा है, तो दूसरा का कंडीशन में कह रहा है कि ये जो आप लेनियर इक्वेशन निकाला ना, जो दो इंटरसेक्शन ऑफ पॉइंट से पास कर रहा है, तो दो प्लेन के इंटरसेक्शन से पास कर रहा है, जो प्लेन के इक्वेशन में निकाले हैं, ये आपका प्लेनवा जो है बाबू वो परपेंडिकुलर है। ककर परपेंडिकुलर है इस प्लेनवा के, बोला ना बाबू कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन, ये इक्वेशन तो फाइंड कर रहा है प्लेन क्या जो परपेंडिकुलर इस प्लेन पे, तो हल्का लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि चूंकि दिस प्लेन इज परपेंडिकुलर, शॉर्ट फॉर्म लिख रहे हैं, परपेंडिकुलर टू प्लेन, या कौन सा प्लेन लिखा है बाबू, तो परपेंडिकुलर टू प्लेन 5x प्लस का 3y, 5x प्लस का 3y है ना, 5x प्लस का 3y प्लस का 6z और प्लस का 8, ये किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है ना। दिस प्लेन इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन, किस प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो 5x प्लस का 3y प्लस का 6z और प्लस का 8 इज इक्वल टू 0। अब बताओ बाबू इस प्लेन का जब परपेंडिकुलर है, इसका मतलब सब दोनों का डॉट प्रोडक्ट करेंगे गुना में, मतलब इसका x का कोएफिशिएंट इसके x का कोएफिशिएंट गुना दोनों का मल्टीप्लाई प्लस, यही ना होता है कि जब a1 a2 a3 b1 b2 b3 परपेंडिकुलर आपस में, तो क्या होता है a1 इंटू में b1 प्लस का b1 a2 प्लस का इंटू में b2 और प्लस का a3 इंटू में b3 होता है, इज इक्वल टू 0 के इक्वल होता है। इसका मतलब सब दोनों का गुना और डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो ये 0 के इक्वल होगा। इसका कोएफिशिएंट क्या लिखा है, 1 प्लस का 2 लैम्डा, उसका क्या 5, तो हो जाएगा 5 इंटू में 1 प्लस का 2 लैम्डा
है ना, और ये हो जाएगा आपका प्लस y क्या है वहां 3, तो ये हो गया 3, और ये होगा आपका 2 प्लस का लैम्डा, और z क्या है, तो z मेरा 6, तो हो गया 6, और ये हो गया मेरा 3 माइनस का लैम्डा। ये किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के इक्वल, है ना। कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में, अभी तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब इसको गुना कीजिए फटाफट। ये हो गया 5 एकम 5, 5 दूनी का 10, 5 दूनी का 10 लैम्डा, और ये हो जाएगा आपका प्लस 3 दूनी का 6, और ये हो जाएगा प्लस 3 ही लैम्डा, और इसको करेंगे तो हो जाएगा 6 तिया का 18 और माइनस का 6 लैम्डा। ये किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के इक्वल सॉल्व कीजिए इसको बाबू। ये यहाँ 10 है और 3 13, और यहाँ मतलब 10 में 6 जाएगा तो 4 बचेगा, 4 और 3 कितना होता है 7 लैम्डा। यहाँ क्या हो जाएगा नंबर वा, तो नंबर क्या होगा जोड़िए, ये हो गया 5, 5 और 6 11, 11 और 8 18 और 19 और 10 29, तो ये जगह प्लस का 29 इज इक्वल टू 0। यहां से अगर लैम्डा का वैल्यू निकालेंगे बाबू, तो लैम्डा का वैल्यू क्या निकलेगा, तो माइनस का 29 बटा 7। अच्छा बाबू, यहाँ माइनस का 29 बटा 7 निकाले, लैम्डा का वैल्यू निकल गया, तो क्या हमको क्वेश्चन में लैम्डा के वैल्यू निकाले बोला ना बाबू। हमसे पूछा कि हमको उस प्लेन का इक्वेशन बताइए जो ये प्लेनों पर परपेंडिकुलर है, तो वो क्या निकाला हम लोग, ये प्लेन निकाला है। अब बस कुछ नहीं करना बाबू, ये माइनस 29 बटा 7 है, इस प्लेनों पर पुट कर देना और हमको निकाल देना है लैम्डा का वैल्यू, है ना, मतलब लैम्डा का वैल्यू पुट कर देना, इस प्लेन का इक्वेशन निकाल देना है। अब बाबू यहां लिख देना हमको क्या चाहिए, फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 से, इक्वेशन 1 से फटाफट यहाँ x है तो x लिख दिए, इनटू में 1 प्लस लैम्डा लिखा बाबू 2 लैम्डा, 2 से जब मल्टीप्लाई कर लैम्डा का वैल्यू तो आ गया, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 29 दोनों का 58, तो माइनस का 58 बटा 7, 58 बटा 60 प्लस का y इंटू में क्या है, तो y इंटू में 2 और लैम्डा का वैल्यू क्या 29 बटा 7, फिर क्या प्लस का z, तो प्लस का z कर दिए, और इंटू में क्या 3 माइनस का लैम्डा, 3 माइनस का लैम्डा, तो जगह प्लस 29 बटा 7, 29 बटा 60, फिर क्या है, तो फिर है माइनस का 4 और फिर है प्लस का 5 लैम्डा, और लैम्डा का वैल्यू क्या माइनस का 29 बटा 7। ये किसके इक्वल है, ये 0 के इक्वल है। कीजिए इसको सॉल्व, जो निकल जाएगा इक्वेशन वही मेरा किसका निकल जाएगा, प्लेन का इक्वेशन। इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए सभी के डिनोमिनेटर में 7 बना देते हैं, है ना, तो 7 को 2 लेते जाएंगे 0 हो जाएगा। अब देखिए इसको करेंगे तो 7 माइनस का 58 मतलब माइनस का 51x, इसको करेंगे तो ये जगह 7 दूनी का 14 मतलब माइनस का 15y, 15 4 19 10 29, इसको करेंगे तो क्या होगा 7 तिया का 21, है ना 21 होगा, 7 तिया जोड़ेंगे तो 9 और 1 10, 7 तिया का 21, 9 1 10 हो गया, 2 2 4 1 5 50 z, है ना 29 और 31 और 20 50 z। इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या जाएगा माइनस का 28, क्योंकि एलसीएम लेंगे बाबू तो 7 आएगा, इसके डिनोमिनेटर तो कुछ नहीं है 1 है, तो ये क्या जाएगा माइनस का 28, तो ये हो जाएगा माइनस का 28, और ये क्या जाएगा माइनस का 29 25 गुना कीजिए, 5 9 का 9 25 का 45 का 5, है ना 9 25 45 का 5 हासिल बच्चा 4, और 5 चौका 20 और 4 14, 20 और 4 24 होता है ना, 5 दूनी का 10 और 4 14, एकदम सही किए हैं, इज इक्वल टू 0 के इक्वल हो गया। 9 25 45 का 5 हासिल बचा 4 और 5 दूनी का 10 और 4 14 हो गया, ठीक। अब इसको देखिए माइनस कॉमन कर लीजिए, जब माइनस कॉमन करेंगे तो क्या हुआ 51x, यहाँ क्या हो जाएगा प्लस का 15y, और यहाँ क्या हो जाएगा माइनस का 50z, और यहाँ क्या होगा देखिए दोनों माइनस में, मतलब ये चीज तो प्लस में होगा, ऐड कर दीजिए सब दोनों को, तो क्या होगा 8 और 5 13, 4 2 6 7 और 173 इज इक्वल टू 0। अब यही मेरा क्या निकल गया प्लेन का इक्वेशन। देखिए बाबू कुछ तो लॉजिक था इसमें, लेकिन ये क्वेश्चन कितना इजी था सो देख लीजिए, है ना, ये क्वेश्चन जो था वो कितना इजी था सो देख लीजिए आप लोग। किधर चला गया, देखे ना इस क्वेश्चन कितना इजी था सो क्वेश्चन, कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में कुछ नहीं किया बाबू। इक्वेशन मान लिए जो 2 इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन से पास करता है उस प्लेन का इक्वेशन निकाल लिए हम लोग, ये आ गया। और जब प्लेन का इक्वेशन निकाल लिए तो हमको बोला है कि जो इक्वेशन है वो आपका परपेंडिकुलर है तो किसी दूसरे प्लेन पर, और जब परपेंडिकुलर रहेगा बाबू तो ये 0 के इक्वल होता है। अब जब 0 के इक्वल होगा तो हमको लैम्डा का वैल्यू जो माने वहां कांस्टेंट हुआ वो लैम्डा का वैल्यू निकल जाएगा, और जब लैम्डा का वैल्यू निकल देना तो अगर हमें बाजार देंगे तो प्लेन का इक्वेशन वो निकल जाएगा, वो प्लेन का इक्वेशन निकल जाएगा। कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब देखिए आप लोग को मजा आ रहा है कि नहीं वो तो हमको पता नहीं है, आना चाहिए है कि नहीं। अब जाहिर से बात है पढ़ने में मजा किसको आता है, पढ़ते हैं आदमी लोग तब तक जब तक नौकरी जाते हैं, नौकरी लेते हैं, क्योंकि देखते हैं आप आजकल दिन प्रतिदिन जो है भारत में करप्शन बढ़ रहा है, वो बढ़ कैसे रहा है, तो कोई पढ़ा लिखा हुआ व्यक्ति ही बना ना आपका अच्छा पोस्ट में गया करप्टेड हो गया पूरा, क्योंकि जानते हैं कि
पॉलिटिक्स पावर इतना तगड़ा कि अगर करप्ट नहीं होंगे तो मेरा नौकरी भी खत्म हो जाएगा, तो वो करप्शन हो गया। वो पढ़ा लिखा छोड़कर लूटे पर रहता है कि कैसे हम 2 पैसा और कमा, 4 पैसा और कमा, है कि नहीं। तो पढ़ने में तो किसी को मन नहीं लगता, बस नौकरी लग मिल जाए। तो चलिए आपको तब तक पढ़ना है जब तक नौकरी नहीं मिल जाए, है कि नहीं। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में की करा, ये जो है आपका प्रोबेबिलिटी है। क्वेश्चन में क्या है कि देयर आर 3 अर्न्स कंटेनिंग 2 व्हाइट एंड 3 ब्लैक बॉल्स, 3 व्हाइट एंड 2 ब्लैक बॉल्स एंड 4 व्हाइट एंड 1 ब्लैक बॉल्स रिस्पेक्टिवली। देयर इज एन इक्वल प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच अर्न बीइंग chosen, a ball is drawn at random from the chosen urn and it is found to be white. Find the probability that the ball drawn was from the second urn. क्या बोला कि 3 अर्न है बाबू। अब 3 अर्न में बता दिया कि एक अर्न में कितना व्हाइट कितना ब्लैक बोला है, और उसी तरह दूसरा तीसरा अर्न में बता दिया। हमसे पूछा क्या, हमसे बोला फिर और क्या, हमसे बोला कि जो तीनों अर्नों का सेलेक्ट करेंगे उसका प्रोबेबिलिटी जो है सेम बोला है। तो हमसे पूछ रहा है कि जो हम एक बॉल को रैंडमली निकाले और वो बॉलवा जो है सो व्हाइट निकल गया, तो हमको ये बताइए कि उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि वो आपका सेकंड अर्न से निकले, है ना। तो सबसे पहले मान लेते हैं ये अर्न फर्न कुछ दिया उसको मान लेते हैं। तो मान लिए क्या चीज, लेट u1 u2 एंड u3 आर 3 अर्न्स, आर 3 अर्न्स, 3 अर्न मार लिए u1 u2 u3। अब सब तीनों का प्रोबेबिलिटी इक्वल है। अब बता बाबू इसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा, तो इसका प्रोबेबिलिटी 3 अर्न है बाबू, उसमें से एक को सिलेक्ट कर रहे हैं तो 1/3 टोटल आउटकम्स 3 होगा। यही आपका u2 का भी होगा और यही आपका u3 का भी होगा। एकदम होगा कि नहीं, एकदम होगा। फिर क्या करना, तो फिर हम लोग मान लिए क्या माने, तो हम लोग माने फिर कि लेट e1 और e2, पहले बॉलवा तो चूज करेंगे ना किसी से, तो हम लोग e1 e2 एंड e3 be the events of choosing a ball from अर्न u1 u2 and u3 रिस्पेक्टिवली, है ना, u3 रिस्पेक्टिवली। मतलब हम जो है बाबू e1 e2 e3 3 इवेंट माने जो आपका एक बॉल को चूज कर रहा है अर्न 1 से 2 से और 3 से, मान लिए ऐसा। अब बाबू आप ही लोग बताइए कि हम e1 e2 e3 जो है एक इवेंट मांगे सिर्फ एक बॉल चूज करने का, अर्न 1 अर्न 2 और अर्न 3 से, तो तब बाबू इसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा, तो इसका प्रोबेबिलिटी मेरा होगा 1/3, है ना, और इसका भी प्रोबेबिलिटी मेरा 1/3 होगा। मतलब इसका प्रोबेबिलिटी इक्वल होगा Pe1, ये इक्वल होगा Pe2 के और ये इक्वल होगा P3 के। एक बॉल चूज कर रहे हैं बाबू, तीनों अर्नों में से एक बॉल वही चूज करेंगे, तीनों अर्नों में से एक बॉल निकालना भी है हमको, अर्न 1 अर्न 2 अर्न 3 कुछ भी हो सके, हमको एक बॉल चूज करना है तो उसका प्रोबेबिलिटी 1/3 होगा। 3 अर्न दिया हुआ, एक बॉल निकालना है। अच्छा जी, ये चीज निकल गया। अब हम लोग क्या मानते हैं कि इवेंट में मानते हैं कि हमको बॉलवा जो है सो क्या रहना चाहिए, तो व्हाइट रहना चाहिए। तो लेट ए बी द इवेंट, ए बी 22 थ्योरम से बनेगा बाबू, बस आप लोगों को एलिमेंटो लिखना आना चाहिए कि वो क्या क्या लिखाएगा। जैसे लेट ए बी द इवेंट, लेट ई बी द इवेंट ऑफ चूजन अ बॉल इज व्हाइट, मतलब एक बॉल जो चूज किए वो आपका व्हाइट रह जाए तो उसका हम लोग क्या माने, एक इवेंट है जो चूज करेंगे बॉल तो वो आपका व्हाइट हो जाए। अब बताओ वो फटाफट हमको निकालना क्या है, यही देखिए यही निकालते हैं, है ना, इसको यही निकालते हैं। ये ओहो, ये इसको देखिए यहाँ चढ़ गया इसमें, चलिए कोई बात नहीं। देखिए ओ हाँ, चलिए देखिए यहाँ हम लोग एक चीज अभी यहाँ तक मान ली कोई दिक्कत नहीं है इस क्वेश्चन में, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ अभी एलिमेंटो मांगे, अभी मेन सॉल्व तो बाकी है करना, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हम लोग निकालना कैसे, देखिए अब हम लोग को निकालना है, क्या टिप देते हैं बार बार, अब हम लोग को निकालना है, तो हम लोग को निकालना ये कि आपका जो प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रॉन वाज फ्रॉम द सेकंड टर्न, जो बॉल निकालना बाबू वो सेकंड अर्न से आना चाहिए, हमको प्रोबेबिलिटी निकालना, हमको क्या निकालना है कि आपका सेकंड अर्न से बॉल आना चाहिए और वो होना क्या चाहिए, व्हाइट, है ना, ये क्या होना चाहिए आपका व्हाइट, यही हमको निकालना क्वेश्चन में। तो ये नहीं निकाल लीजिएगा, फटाफट निकालते हैं इसी तरह। इसका फॉर्मूला क्या होगा, तो क्या होगा, इज इक्वल टू यहाँ लिख देते हैं, है ना, इसको नीचे यहाँ लिख देते हैं,
इसको निकालना है हमको। ये समझ में आ गया कि आपका सेकंड ऑर्डर से हो और बोलवा क्या हो, व्हाइट हो, तो इसको कैसे निकालेंगे? इसको निकाला जाता है Pe2, फार्मूला बस लगा देना है Pe2, Pa/E2, इसको पलट के लिखता है A/E2, फिर डिवाइड बाय यहां टोटल आउटकम्स, तो Pe1 है ना, Pe1 इंटू में Pa/E1, A/E1 प्लस का Pe2 और इंटू में A/E2 फिर प्लस का Pe3 इंटू में A/E3 है ना। बस अब इसको गुना कीजिए फटाफट, ये E2 और इंटू में A/E2। E2 क्या निकाले बाबू? तो E2 निकालना है मेरा, क्या निकला है? तो E2 निकला है मेरा 1/3 है ना, 1/3 और A/E2। अब देखो बाबू A/E2 क्या है? तो A/E2 है कि प्रोबेबिलिटी आप निकालिए व्हाइट बॉल रहना चाहिए और सेकंड आर्म से आना चाहिए। अब देखो बाबू सेकंड आर्म में बॉल व्हाइट है कितना, डायरेक्ट लिख दे रहे बाबू, ये तो आपका 1/3 आया, 1/3 लिख दिए गुना में, ये आपका व्हाइट बॉल होना चाहिए, सेकंड आर्म से लिखा हुआ आना चाहिए। सेकंड आर्म से मेरा कितना कंटेंट कर रहा है बाबू? ये 3 व्हाइट बॉल, ये तो 2 और 3 फर्स्ट आर्म से है, 3 व्हाइट बॉल और 2 ब्लैक बॉल, तो व्हाइट बॉल में कितना? 3, कितना में सर बचवा लोग? 5 में से है ना। उसी तरह यहां हो जाएगा 1/3, आप फर्स्ट आर्म से रहना चाहिए और आपका व्हाइट बॉल भी रहना चाहिए, तो फर्स्ट आर्म में है कितना? 2, तो ये जगह 2, टोटल आउटकम्स कितना हो जाएगा? 5 प्लस का, है ना। कोई दिक्कत यहां तक समझने में नहीं होना चाहिए, प्लस का यही होगा 1/3 और इंटू में 3/5 और प्लस का 1/3 और इंटू में व्हाइट बॉल होना चाहिए, थर्ड आर्म से लेना चाहिए, तो थर्ड आर्म में व्हाइट बॉल है कितना? 4, तो जगह 4/5 है ना। कोई दिक्कत यहां तक? ये दिख रहा है ना, बढ़िया फ्रेश से, एकदम फ्रेश से दिख रहा होगा। अब क्या करना है, इसको सॉल्व करना। देखिए इसका डिनोमिनेटर में भी क्या आएगा? 15 और नीचे वाला भी डिनोमिनेटर में 15 आएगा, तो ऊपर में क्या बचेगा? 3, तो 3 कर दिए और नीचे में क्या बचेगा? तो ये जगह 2 एकम 2, तो 2 कर दिए, प्लस का ये क्या जगह 3 एकम 3, तो 3 कर दिए और 4 एकम 4, तो 4 कर दिए, है ना। इसको गुना किए, सिंपल कुछ नहीं किए हैं, है ना। अब इसको सॉल्व कर दिए तो क्या बन गया? 3 और 4 3 7 और दोनों, तो 3/9। अब इसका आंसर क्या जाएगा? 1/3, तो ये मेरा क्या निकल गया? आंसर 22 थ्योरम से बताएगा बाबू। इसका प्रीवियस क्लास में भी आप लोग को बताया था कि 22 थ्योरम को कैसे सॉल्व किया जाता है ना। कोई दिक्कत है इस क्वेश्चन में? बस इसको सिर्फ सॉल्व किए, कुछ किया नहीं है इसको, ये आसान था। इसको 22 थ्योरम भी बताए थे आप लोग को। तो आप लोग को जो बाबू 5 नंबर का क्वेश्चन कहां से बन सकता है वो आप चीज आप लोग को करवा दिए हम, है ना। कुछ और क्वेश्चन बचे हुए रह गए, वो आपको नेक्स्ट डे करवा देंगे, या तो फिर नहीं होगा तो नेक्स्ट डे में हम लोग प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर सारे करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते कल। जय हिंद बच्चों।